पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमले में एक्सचेंज के 4 सुरक्षा गार्डों समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए। आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया। इसके बाद कराची के सभी अस्पताल अलर्ट कर दिए गए। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले चारों आतंकी मेन गेट से बिल्डिंग में घुसे थे और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलाईं। आतंकियों ने मेन गेट के पास ग्रेनेड भी फेंका। हमले की जानकारी मिलते ही पाकिस्तानी रेंजर्स और सिंध पुलिस ने मेन गेट को सील कर दिया। इसमें से एक हमलावर को गेट पर मार गिराया गया, जबकि बाकी 3 को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मारा गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने आसपास का इलाका सील कर दिया है। आसपास की बिल्डिंग पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कई घायलों की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गिलानी ने 2 पेज लेटर जारी कर अपने इस्तीफे की घोषणा की। उसने इस्तीफे के बारे में ऑडियो मैसेज भी जारी किया। गिलानी के इस्तीफे को पाकिस्तान और ISI के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर का डोडा जिला आतंक मुक्त हो गया है। डोडा का रहने वाला हिजबुल कमांडर मसूद आज सुबह अनंतनाग जिले में हुई मुठभेड़ में मारा गया। वो डोडा जिले में जिंदा बचा आखिरी आतंकी था। मसूद के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आतंकी मसूद के अलावा सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर के आतंकी थे। इस साल जनवरी से लेकर अब तक मुठभेड़ में 116 आतंकी मारे जा चुके हैं। NIA ने ISI एजेंट मोहम्मद राशिद के वाराणसी और चंदौली के ठिकानों पर छापामारी की है। इस दौरान पाकिस्तान से जुड़े अहम दस्तावेज और फोन बरामद हुए हैं। यूपी ATS ने इस साल जनवरी में चंदौली के रहने वाले राशिद को गिरफ्तार किया था। वो 2 बार पाकिस्तान जाकर ISI से ट्रेनिंग ले चुका है। भारत और भूटान ने 600 मेगावाट क्षमता के खोलंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के लिए भूटान पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भूटान और भारत में एक अनूठा रिश्ता है। हमारे संबंध ने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। भारत कोरोना महामारी से लड़ने और विशेष आर्थिक सहयोग के लिए भूटान के साथ खड़ा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज दिल्ली में पेट्रोल में मामूली 5 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं डीजल के दाम 13 पैसे बढ़े। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हुआ, तो वहीं डीजल के दाम 80 रुपए 53 पैसे हुए। पटना में पेट्रोल डीजल के खिलाफ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। पटना के बोरिंग रोड से डाक बंगला तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल से प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि ये प्रदर्शन 4 जुलाई तक जारी रहेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करे। इससे आम लोगों की जेब पर खासा असर हो रहा है। कांग्रेस नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तरुण गोगोई ने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा है, लेकिन ये सच नहीं है। चीन हमारी सीमा में घुसा है और रोड बंकर भी बना लिए हैं, लेकिन चीन को जवाब देने के बजाय मोदी सरकार चुप्पी साधे हुई है। BSP अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया कि चीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की घिनौनी राजनीति कर रही है। इसका फायदा चीन उठा सकता है। इन दोनों की लड़ाई में देश के जनहित के मुद्दे काफी हद तक दबे रहे। उन्होंने कहा कि चीन के मुद्दे पर BSP बीजेपी के साथ है। चीन से फंड को लेकर केंद्र में बीजेपी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं। JDU के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि चीन ने उसे कितना फंड दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पेट्रोल की कीमत को लेकर परेशान है कि वो सत्ता वाले राज्यों में वैट की दरें कम क्यों नहीं कर रही है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच जापान में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। टोक्यो में लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन में कई मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हुए। इनके हाथों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीति के खिलाफ पोस्टर थे। देश भर में चीन के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले एक पुल परियोजना के ठेके को रद्द कर दिया गया है। इस ठेके में चीन की कंपनियां शामिल थीं। इस मेगा ब्रिज का निर्माण पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के पास होना है। देश के कई हिस्सों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में लोगों ने मार्च निकाला। गलवान के शहीदों को याद करते हुए चीन को सबक सिखाने की मांग की गई। चीन के सामान का बहिष्कार करने की भी अपील की गई।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। ये प्लाज्मा बैंक अगले 2 दिनों में ILBS अस्पताल में शुरू होगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीज इस बैंक से प्लाज्मा ले सकेंगे। जो लोग अपना प्लाज्मा दान करना चाहेंगे उन्हें अस्पताल तक लाने ले जाने का इंतजाम सरकार करेगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,48,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से अब तक 3,21,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,10,000 लोग अब भी संक्रमित हैं। देश में कोरोना से अब तक 16,475 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में लोगों को बिना वजह सड़क पर उतरने से रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस ने पिछले 24 घंटे में अभियान चलाकर 7,000 गाड़ियों के चालान काटे। साथ ही कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। पुलिस सड़कों पर निकलने वाले हर वाहन चालक से बाहर निकलने का कारण पूछ रही है। बिना वजह घूमने पर कार्रवाई की जा रही है। गुवाहाटी में लॉकडाउन लागू होने के बाद सरकार ने पुलिस को कठोर होने की इजाजत दे दी है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और लोगों को बिना काम सड़क पर घूमने से रोका जा रहा है। जगह जगह अनाउंसमेंट कर लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील भी की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू किया है। नगर निगम आयुक्त के मुताबिक अभियान में शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों की दीवारों पर जागरूकता संदेश लिखे जा रहे हैं। इसके जरिए लोगों को कोरोना फैलने के कारणों, लक्षणों और उसके बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। राजस्थान के अजमेर जिले में लोगों ने कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। मसूदा कस्बे में स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एम्बुलेंस कर्मचारियों ने रैली निकाली। लोगों ने घरों की छतों से कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश कर उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना के प्रसार को देखते हुए मणिपुर में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1092 है, जबकि यहां पर 660 एक्टिव केस है। गनीमत की बात यह है कि मणिपुर में कोरोना से किसी की मृत्यु नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में 30 जून के बाद राज्य में लॉकडाउन को एकदम खत्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सुविधाएं धीरे धीरे शुरू की जाएंगी। ठाकरे ने कहा कि अगर कोरोना के केस बढ़े तो कुछ इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी घर घर सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। इन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,000 से अधिक पहुंच गई है। दिल्ली, ओडिशा और झारखंड में पहले ही घर घर कोरोना का सर्वे कराया जा रहा है। दिल्ली में 30 साल पुरानी इमारतों को लेकर एमसीडी ने नोटिस जारी किए हैं। साउथ एमसीडी ने करीब 100 बिल्डिंग को नोटिस दिया है। एमसीडी का कहना है कि ये इमारतें तेज भूकंप को नहीं झेल सकती हैं। वहीं ईस्ट एमसीडी ने 66 बिल्डिंग्स को नोटिस जारी किया है। कोरोना वायरस को देखते हुए पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को 15 जुलाई तक टालने की बात कही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला यूजीसी ही लेगी। राज्य में इन परीक्षाओं को टालने की लगातार मांग हो रही है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मंदिरों को खोलने का फैसला लिया गया है। 1 जुलाई से खुलने वाले मंदिरों में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु जा सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान में बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। असम की गुवाहाटी में 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन से ठीक पहले गुवाहाटी के बाजार में काफी भीड़ दिखी। सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं दिखा। इस बार लॉकडाउन में जरूरी सामान की दुकानें भी बंद रहेंगी। असम में 44 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राज्य सरकार ने एहतियातन 1127 पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है। असम में अब तक 6,816 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से यहां 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में हुई पिता पुत्र की मौत की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आदेश दिए हैं। हाल ही में तूतीकोरिन में मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जहां दोनों की मौत हो गई। दोनों पर लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप है। सीए की परीक्षाएं देने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाएं आयोजित करवाने वाली संस्था ICAI को कहा है कि वो नई गाइडलाइंस जारी करे, जिसमें छात्रों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने और ऑप्ट आउट का विकल्प भरने की इजाजत हो। बिहार में टिड्डी दल की दहशत। आरा, मोतिहारी, बगहा में हजारों की संख्या में दिखी टिड्डी।
टिड्डियों के दिखने से किसान खासे परेशान हैं। तेज आवाज और कीटनाशकों के छिड़काव से टिड्डियों को भगाने की कोशिश की गई। देश के कई हिस्सों में बर्बादी करते हुए टिड्डियों का दल बिहार के आरा जा पहुंचा है। टिड्डियों को देख लोगों ने ढोल और थाली पीटी। प्रशासन ने रात के वक्त दवा छिड़काव के निर्देश दिए। यूपी के फतेहपुर जिले में लाखों की संख्या में टिड्डियों ने हमला कर दिया। टिड्डियों को देख किसान परेशान हैं। उन्होंने अपने खेतों में थाली बजाना शुरू कर दिया। घंटों की कोशिश के बाद ग्रामीण इलाकों से ये टिड्डी शहरी इलाकों में पहुंच गई। राजस्थान के करौली शहर पर टिड्डियों ने हमला कर दिया। शहर के आसमान पर हर तरफ टिड्डी ही टिड्डी नजर आ रहे थे। लोगों ने अलग अलग बर्तन पीटकर इन्हें भगाया। तेज हवा की वजह से भी ये टिड्डी इधर उधर बट गई। प्रशासन ने इनसे निपटने के लिए खास तैयार की है। पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के समुद्र तट पर आज सुबह एक विशालकाय व्हेल मछली मरी पाई गई। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। वन विभाग के मुताबिक मछली के शरीर में चोट के घाव हैं। उसकी मौत कैसे हुई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिहार के सहरसा जिले में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। कोसी का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है, जिससे किसानों की कई एकड़ फसल डूब गई है। नदी की तेज धारा से कुछ जगहों पर कटाव भी हो रहा है। बाढ़ के हालात देखते हुए प्रशासन की टीमें तटबंध की मरम्मत में जुटी हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश होगी। इससे पहले मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर 72 घंटे का अलर्ट जारी किया था। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के सभी डीएम को अलर्ट कर दिया है। पटना में रुक रुक कर हो रही बारिश का पानी बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव के बंगले में घुस गया। नंदकिशोर यादव ने इस पर सफाई दी है। कुछ ही घंटे की बारिश से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि शहर के कई इलाकों में पानी जम गया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के दाखिम कुरवा गांव में तेज आवाज के साथ बादल फट गया। इस घटना में 2 मकान बुरी तरह तबाह हो गए और 4 लोग उनमें दबकर घायल हो गए। घटना में कई जानवर भी मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही राहत दल भेजकर बचाव कार्य शुरू करवाया गया। उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नेपाल से निकलने वाली नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस वजह से मधुबनी जिले के काफी लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोग अपना घर छोड़कर शिविर में रह रहे हैं। असम में तेज बारिश और बाढ़ की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य के 9 लाख से ज्यादा लोग बारिश से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग असम के 23 जिलों की निगरानी कर रहा है। डिब्रूगढ़ शहर में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। झारखंड के दुमका जिले में एक ऐसा स्कूल है जो कोरोना काल में भी बच्चों को पढ़ा रहा है। आदिवासी बहुल इस गांव में शिक्षक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों से पूरी तरह से सामाजिक दूरी का पालन कराया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आपदा के 7 साल बाद धारकोट झूला पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। विधायक भरत सिंह चौधरी ने इस पुल का उद्घाटन किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुल पर आवाजाही शुरू कर दी। वर्ष 2013 में आए विनाशकारी बाढ़ में जिले के 7 पुल बह गए थे, जिसके बाद चालू होने वाला ये पहला पुल है। यूपी के रामपुर में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि तुरंत ही आसपास के मकान और दुकानों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने जल्दी से घर के लोगों और पालतू पशुओं को बाहर निकाला। आग पर काबू पाने के लिए रामपुर के साथ ही बरेली और मुरादाबाद से दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक युवक ने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। झिकोली के नर्मदा घाट पर खड़े नाविकों ने जब युवक को नदी में कूदते हुए देखा तो तुरंत अपनी नाव लेकर पहुंचे और डूब रहे युवक को बचा लिया। बाद में युवक ने बताया कि घर में मामूली विवाद हुआ था, जिसके चलते उसने आत्महत्या के लिए छलांग लगाई थी। बिहार के दरभंगा में लोगों ने अपने विधायक को घंटों तक बंधक बनाए रखा। विधायक शशि भूषण हजारी कुशेश्वर स्थान इलाके में गए थे। वहां पर खराब सड़क को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से विधायक का सामना हो गया। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। शशि भूषण हजारी जेडीयू के विधायक हैं। बिहार के वैशाली जिले में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान और कारतूस जब्त किए गए। पुलिस ने कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया। कार्रवाई पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर की।